मैं ही डायरेक्ट पढ़ूँ या आप लोग पढ़ेंगे, है ना। आज ये तय किया है कि एक जन डायरेक्ट पढ़ेगा, हम इंटरप्रिटेशन। तबीयत ठीक नहीं है ब्राह्मण, ब्राह्मण कष्ट में है, और जब ब्राह्मण कष्ट में आया है तब पृथ्वी पर कष्ट नहीं है। अब पृथ्वी तो नहीं होंगे, छोटे ब्राह्मण तो कोचिंग में तो होंगे। पावर ऑफ सेल व्हेन वैल्यू। मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, थोड़ा ही सा, ज़्यादा नहीं। अगर मोर्गेजी का पैसा टाइम पर न मिले तो उसके पास क्या क्या रेमेडी है, क्या क्या उपचार है? दो उपचार। एक तो प्रॉपर्टी को कोर्ट के थ्रू सेल करा दे, या कोर्ट के थ्रू ही फोरक्लोजर करा दे। फोरक्लोजर का मतलब उसका राइट टू रिडेम्पशन को क्लोज है ना। क्या मोर्गेजी कोर्ट में सूट फॉर 69 तो हो चुका था ना, 69 ये होगा। ये नहीं बताया, कल ही तो पूरा हुआ है कंप्लीट। वो खुद ही बेच दे प्रॉपर्टी। हाँ तो बताया कल पूरा बताया आपने। मोर्गेजी खुद ही बेच दे, हैं? 69 ये करेंगे। हाँ कल हो गया। मेरी मेमोरी बहुत वीक है, यानी मुझे याद रहता है कि मैंने क्या कल पढ़ाया था। तो अब क्या है? 69A। हाँ, इसका कनेक्शन पिछले वाले सेक्शन से है। पिछले वाले सेक्शन में मोर्गेजी को ये राइट दिया गया था कि अगर उसका पैसा टाइम पर ना मिले तो वो खुद ही प्रॉपर्टी बेचे। न्यायालय में सूट लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं, सूट फॉर सेल ले जाने की कोई जरूरत। अब यहां इस सेक्शन में मोर्गेजी और भला आदमी है, उसे लगा कि हम प्रॉपर्टी बिकवा देंगे तो मोर्गेजी को नुकसान है। ऐसा करते हैं, इस प्रॉपर्टी पर एक रिसीवर बैठाए, वो रिसीवर प्रॉपर्टी की इनकम को इकट्ठा करता रहेगा, और जब हमारी मोर्गेजी की मोर्गेज मनी के लायक पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो वो मोर्गेजर को हिसाब समझा देगा, और जो इकट्ठा पैसा है टोटल मोर्गेजी का, वो मोर्गेजी को। अब इसमें रिसीवर को क्या मिलेगा? तो टोटल मनी जो उसने रिकवर की है उसका 5% रिसीवर को उसके कार्यों के बदले। पहले में तुम काय को रिसीवर में सिर पे मुड़ एक भला ले लो अपने पे, मैं कोई बेनिफिट ना हो हम कोई भला सिर पे लेने को क्यों तैयार होंगे? तो रिसीवर को क्या बेनिफिट है? तभी तो वो रिसीवर बन रहा है। उसे टोटल मनी जो उसने रिकवर की है उसका 5% मैक्सिमम रेमुनरेशन। ठीक है, प्रखर शुरू करो। A mortgagee having the right to exercise the power of sale under section 69. कौन सा मोर्गेजी? जिसे सेल कराने की वो मोर्गेजी। इंस्टेड ऑफ सेलिंग द प्रॉपर्टी may appoint a receiver over the property। बजाय इसके कि वो प्रॉपर्टी को बेचे, वो उस पर रिसीवर भी अपॉइंट कर सकता है।
इसका पिछले सेक्शन से सीधा कनेक्शन इतना बनता है कि पिछले सेक्शन में उसे सेल करने की, खुद ही सेल करने की पावर दे दी गई थी कि अगर मोर्गेजी का पैसा टाइम पर ना मिले तो ही हिमसेल्फ में सेल द प्रॉपर्टी एंड रिकवर हिज मोर्गेज मनी, कि वो खुद संपत्ति को बेच दे और अपना पैसा वसूल करे, है ना। Subject to the provision of subsection 2, he entitled to appoint by writing signed by him or on his behalf a receiver of the income of the mortgage property or any part पार्ट दे। अब एक व्यक्ति को रिसीवर बनाया जाएगा, उसके रेम्यूनरेशन क्या होंगे। रिसीवर कोई भी हो सकता है, मैं, आप, कोई भी एक ऑर्डिनरी मैन जो उसकी बुद्धि ठीक ठाक काम करती हो, वो रिसीवर बनाया जाएगा। अब रिसीवर को अपॉइंट कौन करेगा? मोर्गेज। रिसीवर को नियुक्त कौन करेगा? बंधकदार, क्योंकि पैसा किसका वसूल होना है? ठीक है, तो बंधकदार नियुक्त करेगा उसे, लेकिन वो प्रतिनिधि माना जाएगा बंधककर्ता का, और उसकी गलतियों के लिए बंधकदार नहीं, मोर्गेजी नहीं, मोर्गेजर रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि वो मोर्गेजर का एजेंट माना जाए। आ रही है बात समझ? अगर भाई कौन सा मोर्गेजी है जो रिसीवर अपॉइंट कर सकता है? पहले तो JEOT बना, वो मोर्गेजी जिसको प्रॉपर्टी सेल करने का पावर दिया गया है, वो सेल करने के बजाय रिसीवर अपॉइंट कर सकता है। इंस्टेड ऑफ सेलिंग द प्रॉपर्टी ही मे अपॉइंट अ रिसीवर। वो किसके बेनिफिट के लिए काम कर रहा है? मोर्गेज। नहीं, हम कल बिकवा देंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। रिसीवर नियुक्त करने पर यह होगा कि हम इनकम इकट्ठी कर लेंगे। रिसीवर माने जो रिसीव करता है, तो वो इनकम को रिसीव करता जाएगा, इकट्ठा करता जाएगा, 5% अपना और टोटल मोर्गेज मनी विद इंटरेस्ट, ब्याज सहित मूलधन और 5% उसका खर्चा। इतना इकट्ठा हो जाएगा उस प्रॉपर्टी की इनकम से, तो वो मोर्गेजी को बता देगा कि साहब आपका पैसा पूरा वसूल हो गया। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टी को रिडीम कर। ठीक है, आगे बढ़े। Subsection 2, any person who has been named in the mortgage. अब रिसीवर बनेगा कौन? तो अगर डीड में किसी का नाम लिखा है कि ये रिसीवर बने, तो वही रिसीवर बने। लेकिन डीड में किसी का नाम नहीं लिखा है, या जिसका नाम लिखा है वो काम करने को तैयार नहीं है, ही इज नॉट विलिंग टू एक्ट एज अ रिसीवर, तब हम क्या करें? तो दोनों की सहमति से एक व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त किया जाएगा, और अगर दोनों में सहमति न बने तो न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्त कर दिया। कौन से न्यायालय में जाओगे रिसीवर की नियुक्ति के लिए? किसी भी न्यायालय में नहीं। रिसीवर वही न्यायालय अपॉइंट करेगा जिस न्यायालय में उस प्रॉपर्टी के रिडेम्पशन का, सेल का या फोरक्लोजर का सूट जाना। वही कोर्ट जिसको ज्यूरिसडिक्शन हो वही रिसीवर अपॉइंट करेगा। किस केस में? जब दोनों के बीच में किसी एक नाम पर सहमति न बन पा रही। मोर्गेजर अलग नाम बता रहा है, मोर्गेजी अलग नाम बता रहा है, दोनों में सहमति नहीं हो पा रही है किसी एक नाम पर, तो ऐसे में दोनों कोर्ट में जाएंगे। कौन से कोर्ट में? जिसके ज्यूरिसडिक्शन का मैटर, जिसके यहाँ सूट फॉर सेल, सूट फॉर फोरक्लोजर, सूट फॉर रिडेम्पशन जाएगा, उसी कोर्ट में इस सेक्शन का एप्लीकेशन भी जाएगा। बता रही है समझ? उसी कोर्ट में एप्लीकेशन जाएगा, फिर कोर्ट एक व्यक्ति को रिसीवर अपॉइंट करेगा। आगे A receiver may at any time be removed by writing signed by or on behalf of mortgagee. अब यहाँ दोनों बात,
रिसीवर अपना पद त्याग भी कर सके। ठीक है, यदि न्यायालय ने नियुक्त किया है तो न्यायालय को संबोधित एक पत्र देगा वो, आई एम नॉट विलिंग टू एक्ट एज अ रिसीवर फर्दर। आगे हम अब रिसीवर के तौर पर काम करना नहीं चाहते, वो रिलीव हो जाए, उसकी जगह दूसरा। और अगर सहमति से नियुक्त हो रहा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, पढ़ना जरा क्या लिखा है प्रकार। A receiver may at any time be removed by writing signed by or on the behalf of mortgagee and the mortgager, or by the court on application made by either party and on due cause shown. कारण बताएंगे कि क्यों इसको हटाया जा रहा है, और कोर्ट ने नियुक्त किया है तो कोर्ट हटाएगा, और पक्षकारों ने नियुक्त किया है तो पक्षकार हटा देंगे, है ना? ऐसे ही लिखा है। आगे बोलो। A vacancy in the office of receiver may be filled in accordance with the अब रिसीवर मर गया या रिसीवर ने पद त्याग कर दिया कि हमें अब रिसीवर आगे बनना नहीं, तो फिर नया रिसीवर अपॉइंट। रिसीवर का मतलब यहाँ ये है कि जो प्रॉपर्टी की इनकम को रिसीव करे, यहाँ उसे रिसीवर, हिंदी में प्रापक, प्रापक है ये? प्रापक बोलते हैं, जो प्राप्त करेगा, प्रापक। तो क्या प्राप्त करेगा? प्रॉपर्टी की इनकम, इसीलिए उसे हम, हाँ, हिंदी में उसका नाम है प्रापक, रिसीवर। अब अंग्रेजी में मैंने समझ में नहीं आई होगी, हिंदी रिसीवर ही, और रिसीवर ज्यादा प्रचलित शब्द है। अब प्रापक लिख देंगे, तुम हमसे सवाल पूछते हो साहब ये प्रापक कौन होता है, तो तुम नहीं दिमाग लगाओगे। प्रापक जो प्राप्त करता हो, प्राप्त करने वाला। क्या प्राप्त करने वाला? इनकम ऑफ दी। आगे बढ़ो। A receiver appointed under the power conferred by this section shall be deemed to be the agent of the mortgager. यस, नियुक्त किया है किसने? मोर्गेजी ने, है या न्यायालय ने। लेकिन बड़ा मजे की बात है कि या न्यायालय ने नियुक्त किया हो चाहे मोर्गेजी ने अपॉइंट किया हो, वो एजेंट माना जाएगा मोर्गेज। और रिसीवर के रॉन्गफुल एक्ट के लिए, दोषपूर्ण कार्य के लिए मोर्गेजर रिस्पॉन्सिबल, बंधक कर्ता की जिम्मेदारी होगी, जबकि ना तो उसने उसे नियुक्त किया है और ना उसकी नियुक्ति में उसका कोई हाथ है। लेकिन फिर भी वो, अगर मोर्गेजी ने भी अपॉइंट किया है या कोर्ट ने अपॉइंट किया है, तब भी वो एजेंट माना जाएगा किसका? ठीक है। और उसके गलत कार्यों के लिए, रॉन्गफुल एक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्योंकि वो एजेंट माना जाएगा मोर्गेज। तो एजेंट के कार्यों के लिए मालिक उत्तरदायी होता है। तो यार वाइकेरियस लायबिलिटी मोर्गेजर के ऊपर चला। आगे बोलो। Unless the mortgage deed otherwise provide, or unless such acts or defaults are due to improper intervention of the mortgagee, the receiver shall. अब मोर्गेजी ने खुद ही कुछ ऐसा कार्य किया है, इंटरवेंशन कर रहा है, और रिसीवर को उसका काम प्रॉपरली नहीं करने दे रहा है, तब मामला बिगड़ जाए, है ना? तो रिसीवर अपॉइंट तुमने किया, तुम करोगे अपने आदमी को और तुम अपने आदमी को रिसीवर अपॉइंट करोगे तो उससे मनमाने काम कराओगे? नहीं, इससे तो फिर मोर्गेजर को नुकसान होने की संभावना है ना। तो पूरा क्लॉज एक बार पढ़ डालो और फिर मुझसे पूछो क्या है। हो गया, ये वाला क्लॉज हो गया। अब क्या है? Subsection
Subsection 4. The receiver shall have power to demand or and recover all the income of which he has. ऑब्वियसली जब रिसीवर अपॉइंट हो गया है तो उसमें कोई किराएदार रह रहे हैं मकान में, कोई पट्टेदार है लैंड का, तो उससे किराया वसूल करना, ये सब काम कौन करेगा? मकान है तो उसकी रिपेयरिंग कराना कौन कराएगा? कहाँ से? अपनी जेब से। जो पैसा उसकी इनकम से आ रहा है उसी पैसे से वो प्रॉपर्टी को मेंटेन भी करेगा, प्लस बंधक धन भी उससे कलेक्ट करेगा। इज दैट क्लियर? टाइम पर प्रॉपर्टी में अगर कोई रिपेयरिंग वगैरह की ज़रूरत है, पेंट की ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत है, वो रिसीवर ही कराएगा और उसको कराने का खर्चा उस प्रॉपर्टी की इनकम से ही वसूल कर लिया और खर्चा काटने के बाद जो पैसा बचेगा वो बंधक धन में समायोजित कर दिया। ठीक है? और जितना पैसा उसने लोगों से प्राप्त किया है उन सबको वो रसीद देगा। रसीद का मतलब समझते हैं? रिसीप्ट देगा सबको कि हाँ मैंने आपसे पैसा प्राप्त, तो वो रिसीप्ट भी देने का काम कौन करेगा? क्योंकि पैसा किसने लिया, तो फिर पावती कौन देगा? है ना? Subsection 5. A person paying money to the receiver shall not be compelled to inquire if the appointment of the receiver. हाँ, रिसीवर को पैसा देने वाले व्यक्ति को ये देखने की जरूरत नहीं है कि उसका अपॉइंटमेंट प्रॉपर हुआ था कि नहीं हुआ। बस मोर्गेजी ने आके मोर्गेजर को बता दिया कि जे रिसीवर, बात खत्म हो गई। हाउएवर इलीगल हिज अपॉइंटमेंट में भी, रिसीवर का अपॉइंटमेंट चाहे जितना इलीगल हो, मोर्गेजर को ये देखने की कोई जरूरत, या किराएदार, हम किराएदार मकान जो जिस पे रिसीवर बैठाया है उसमें 4 किराएदार हैं। हम गए, हमने कहा चारों किराएदारों से कहा कि आगे से पैसे लेने ये आएगा। अब उनमें से किसी को भी ये सर्च करने की जरूरत नहीं है कि रिसीवर वाज अपॉइंटेड प्रॉपरली और इम्प्रॉपर ना। तुमको वो बता गया कि ये रिसीवर है, तुम उसको पैसे दो। उसकी नियुक्ति वैध थी या अवैध थी, उससे आपको क्या लेना? ठीक है ना? तो उसे ये देखने की जरूरत नहीं है कि रिसीवर का अपॉइंटमेंट वैलिड था। ठीक है? तो क्या रिसीवर को प्रापक बोले ना? हाँ। रिसीवर को धन देने वाले व्यक्ति को ये देखने की जरूरत नहीं है कि रिसीवर प्रॉपरली अपॉइंट हुआ था। ठीक है? यही लिखा है, आगे बोलो। Subsection 6. The receiver shall be entitled to retain out of any money received by him for his remuneration and in कितना रेमुनरेशन, कितना रिसीवर का? नॉट एक्सीडिंग 5%, मैक्सिमम 5%। काय का? जो ग्रॉस अमाउंट उसने कलेक्ट किया है उसका 5%। जितना रिसीवर ने टोटल मनी रिसीव किया है उसका 5% उसका रेमुनरेशन होगा। मैक्सिमम 5%, हाँ कम भी हो सकता है। 5% से ज्यादा उसका मेहनताना, क्या कहेंगे उसका, पारिश्रमिक, उससे ज्यादा नहीं, है ना। और फ्री में कोई रिसीवर बनने के लिए काय को भाई, हम काय को अपने सिर पे एक बला लें, हर महीने किराएदारों को टोके मुकदमे लगाए, हमें क्या मिल रहा है इसमें? तो रिसीवर को कुछ मिलेगा तब ना वो रिसीवर के तौर पर काम करेगा। अब रिसीवर को क्या मिलेगा? तो टोटल मनी जितनी उसने कलेक्ट की है उसका 5% मैक्सिमम, इससे कम भी हो सकता है जो डीड में लिखा, लेकिन 5% से ज्यादा डीड में। यही है क्या प्रोफेसर? Subsection 7. The receiver shall, if so directed in writing by the mortgagee,
insured to extent if any हाँ, अब प्रॉपर्टी का नेचर ऐसा है कि उसका इंश्योरेंस कराना जरूरी है, या मोर्गेजी को लगा कि आप प्रॉपर्टी को इंश्योर्ड करा लो, इसका बीमा करा लो, है तो वो against loss and damage. हाँ, कोई लॉस हो जाए, डैमेज हो जाए प्रॉपर्टी को, तो बीमा रहेगा ना, तो बीमा रहेगा तो वो लॉस रिकवर हो जाएगा। तो ये पावर भी रिसीवर को होगी कि वो कोई भी डैमेज होने की पहले तो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराए, अगर उसे अपॉइंट करने वाले ने उसे डायरेक्शन दिया है तो वो अपनी ओर से, रिसीवर अपनी ओर से कोई किसी को अपॉइंट नहीं करेगा जब तक मोर्गेजी उसे डायरेक्शन ना। अरे बस क्या लिखा? The receiver shall, if so directed in writing by mortgagee, insure to extent, if any, to which the mortgagee might have insured and keep insured against loss or damage by fire out of the और money. प्रॉपर्टी का जो इंश्योरेंस होता है और कोई इंश्योरेंस नहीं होता प्रॉपर्टी का, सिर्फ एक ही इंश्योरेंस होता है अगेंस्ट द फायर। अब जब प्रॉपर्टी में अगेंस्ट द फायर हम कहाँ जाको बीमा कराए बताओ? फायर जहाँ में का फायर होगी, का हो एसी जल जाएंगे, दरवाजे जल जाए, किताबें जल जा जा रहे जले हो हैं, बेंच जल जाए, तो बेंच तो पैसा वसूल हो गए। 150 रुपया की मंगाई थी, 150 पौने 200 की एक बेंच है, चले गई। 7-8 साल हो गए, पैसे वसूल हो गए। अब तो जो सोच रहे हैं इतना कि बढ़िया वाले वे स्टूल आती, वो कुर्सी आती ना जिनमें बढ़िया वो हैंडल लगा है, वो डलवाएंगे, 50 कुर्सी आराम से डल जाएंगी और 50 ही स्टूडेंट पड़ेंगे। 51वां कोई आ जाए तो बाहर खड़े रहो, अब ये बैच निबट ले तभी तुम्हें, ये बेंचों का लोहा निकलेगा, 5-7 कुर्सी के लायक तो लोहा निकल आए, उठा ले जाएंगे नीचे वाले उठा ले जाएंगे। हाँ फिर तो तैयार बैठे वो गुड्डू और वो सब तैयार बैठे। जैन साहब कह रहे 2-3 तो घंटे कितनी तो उठाए ले रहे, अपनी बेंच डली से। चलिए प्रखर। Subsection 8. Subject to the provision of this act, as to the application of insurance money, the receiver shall apply all money received by him as follows, namely. अब पहले तो उसने इंश्योरेंस कराया रिसीवर ने, ठीक है, अगेंस्ट द फायर, आग का बीमा होता है, इसमें आग लग गई, बीमे की रकम किसको मिली? रिसीवर, क्योंकि बीमा किसने कराया? बेशक उसने प्रॉपर्टी की इनकम से ही बीमा कराया, अपनी जेब से नहीं कराया, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्ति के नाम की जगह तो रिसीवर ही होगा ना। और अगर प्रॉपर्टी में आग लगती है तो क्लेम कौन करेगा? रिसीवर, क्योंकि पॉलिसी उसी के नाम से इशू हुई है। अब रिसीवर को जो पॉलिसी के अंदर धन प्राप्त हुआ है वो उसे कैसे एडजस्ट है? पहले तो प्रॉपर्टी का रीइंस्टेटमेंट कराएंगे, जितना डैमेज हुआ है उसको रिपेयर, फिर In discharge of all rents, taxes and revenue rates and outgoing. और जो भी इस पर टैक्स वगैरह बकाया हो, हाउस टैक्स, फलाना टैक्स, इनका टैक्स, वो सब टैक्स होना चुका है। In keeping down all annual sum and other payments. और अगर कोई बर्डन प्रॉपर्टी पर पड़े हों एनुअल, ईयरली, वो उनको पे करेगा। कुछ बची जाए तो क्या करेगा? And the interest on all principal sum having हाँ, prior to पहले पूरे खर्चे काट लेगा सरकार के, जिनके उनके रिपेयर का, फिर जो बचेगा पैसा, जितने प्रकार के मनी पे कर दिए उसने ऊपर, वो तो सब पे कर देगा। इसके बाद जो पैसा बचा है
उससे इस प्रॉपर्टी का रिपेयर कराएगा। लेकिन ध्यान ये रहे कि रिसीवर उतना ही पैसा खर्च करेगा जितना उसे पॉलिसी में मिला है, भले ही प्रॉपर्टी रिपेयर हो पाए उतने पैसे में या ना। ठीक है, आगे बढ़े, पढ़ो चलो। In payment of his commission and of the premium of fire, life or other insurance. ठीक है, फिर आगे अग्नि के अगर इस समय बीमा कराना है तो वो फिर रिसीवर बीमा कराएगा उसका दोबारा से, है ना भाई। बीमा करा लिया, प्रॉपर्टी को डैमेज हो गया, हमने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया, क्लेम में हमें पैसा मिला, तो पहले तो जितने गवर्नमेंट के ड्यूज हैं वो चुका देंगे, फिर प्रॉपर्टी को जो डैमेज हुआ है बचे हुए पैसे से हम वो रिपेयर। आगे बढ़ो। In payment of the interest falling due under the mortgage. हाँ, अब जो पैसा बचा है तो पहले मोर्गेजी का ब्याज, ठीक है, और फिर भी बचा है तो प्रिंसिपल, है ना, मूलधन में जो बंधक धन है आ रही है बात समझ। पहले जितने गवर्नमेंट ड्यूज है वो चुका दिए और फिर रिपेयरिंग, है ना, तो रिपेयरिंग का खर्चा करने के बाद अगर कुछ बचा है तो मोर्गेज मनी में पहले ब्याज में डाल लो, और फिर भी बचा है तो प्रिंसिपल सम में उसे एडजस्ट, यही लिखा है। In or to work discharge of principal money if so directed in writing by the mortgagee and shall pay the rest due if any of the अब सब कुछ कर लिया, हमने ब्याज भी काट लिया, हमने मूलधन का किस्त भी काट ली, फिर भी पैसे बचे तो वो मोर्गेजर को दे दिए, ले भैया ये बचा है। आग लगने के बाद 2 लाख रुपए मिले थे, 2 लाख रुपए में 10,000 रुपए टैक्स में चले गए, 40,000 रुपए प्रॉपर्टी के रील स्टेटमेंट में खर्च हो गए, 1.5 लाख में से 50,000 हमारा ब्याज हो गया। अब मोर्गेजी ने कहा कि मोर्गेजर ने कहा कि प्रिंसिपल में भी डाल दो। कितने डालने बोलो कि साहब बचे हुए 1 लाख पूरे प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो उसी हिसाब से मोर्गेजी एडजस्ट, यही लिखा है क्या शिवम? ये कुछ और मैं तुम डायरेक्ट नहीं है। आगे बोलो। Subsection 9. The provision of subsection 1 apply only if and as far as contrary intention is not expressed. हाँ, अगर डीड में लिखा है कि रिसीवर नियुक्त नहीं होगा, ये कब? जब रिसीवर अपॉइंट करने पर कहीं रोक न लगे, डीड में या एल्सवेयर रिसीवर अपॉइंट करने पर रोक नहीं लगी है तो रिसीवर अपॉइंट कर सकता है। अगर रोक लगी है कि नहीं आप रिसीवर अपॉइंट नहीं करेंगे तो फिर वो रिसीवर अपॉइंट नहीं कर पाएगा, फिर वो सब काम मोर्गेजी को खुद करने, है ना। चलो आगे बढ़ो। And the provision of subsection 3 to 8 inclusive may be varied or हाँ, extended. 2 से लेके 8 तक, 3 से लेके 8 तक, 3 से लेके 8 तक के जितने प्रोविजन अपन ने पढ़े ना, इंश्योरेंस कराएगा, कितने का कराएगा, क्या कराएगा, ये वेराई कर सकते हैं। डीड में जैसे 5% की बात काय में लिखी थी, 3 में कि 2 में? 6 में। तो इसका मतलब ये है कि 5% से ज़्यादा भी हो सकता है अगर दोनों पक्षकार आपस में मिलकर तय करें। हाँ, अगर उन्होंने कोई तय नहीं किया है तो 5%। रिसीवर तो क्या मिलेगा? 5%। काय का 5% मनु? जो टोटल उसने रिसीव किया है उसका 5%। ठीक है, टोटल कुल धन जितना उसने प्राप्त किया है उसका 5%। 5% कब? जब डीड में कोई कॉन्ट्रेरी बात नहीं है। अगर डीड में लिखा है 8% तो फिर उसको 8 ही,
और डीड साइलेंट है तो मैक्सिमम है ना। as or as may be operate in like manner and with all the like incidents, effect and consequences as if variation हाँ, extends मतलब 3 से लेके 8 तक के जितने प्रोविजन किए गए हैं इनमें वेरिएशन हो सकता है, इनमें चेंज हो सकता है। 5% की जगह 7% हो सकता है, 10% हो सकता है। कब? जब पार्टी आपस में या डीड में ही लिखा है। अगर डीड अगर साइलेंट है रिसीवर के रेमुनरेशन के बारे में कि कितना रेमुनरेशन मिलेगा, वो डीड साइलेंट है। उसका नियुक्ति पत्र जो रिसीवर का है वो साइलेंट है इस मामले में, तो मैक्सिमम। और अगर डीड में लिखा है कि 8%, 10%, तो जो लिखा है वो वही फॉलो किया। Subsection 10. Application may be made without the institution of a suit to the court for its opinion, advice or direction on any. हाँ, कहीं कोई मक्खी बैठ जाए, कहीं कोई क्वेश्चन उठ जाए क्या रिसीवर वैलिडली अपॉइंट था कि नहीं था, क्या कहीं कोई हार्डशिप आ जाए, तो मामला फिर हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट। उस हार्डशिप को दूर कराने के लिए हम तो कठिनाई हमें आ रही है, हम एप्लीकेशन लेकर जाएंगे कोर्ट में, दावा नहीं करेंगे, सूट लेकर नहीं जाएंगे, एप्लीकेशन। ठीक है, किस कोर्ट में एप्लीकेशन जाएगी? जहां पर उस प्रॉपर्टी के रिडेम्पशन, सेल और फोरक्लोजर का सूट जाएगा जिस कोर्ट में, उसी कोर्ट में ये एप्लीकेशन भी कॉम्पिटेंट। इज दैट क्लियर? The cost of every application under this subsection shall be in the discretion of the court. अब एप्लीकेशन जाएगी, उसमें खर्चा होगा, टाइपिंग वाइपिंग का, वो खर्चा कौन देगा? मोर्गेजर या मोर्गेज? ये कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट बताएंगे कि एप्लीकेशन फाइल करने का खर्चा कौन देगा, मोर्गेजर देगा, मोर्गेजी देगा, कौन देगा? इट शैल बी डिसाइडेड बाय। ठीक है। Subsection 11. In this section, the court means the court which would be jurisdiction in a suit to enforce the. कौन सा कोर्ट होगा जिसे ज्यूरिसडिक्शन होगा एप्लीकेशन सुनने का? बोले वही कोर्ट होगा जिसमें उस प्रॉपर्टी के रिडेम्पशन, सेल और फोरक्लोजर का सूट जाएगा, उसी कोर्ट में ये एप्लीकेशन। Section 70. Accession to mortgage property. एक्सेशन बढ़ गई है, बढ़ गई। एक्सेशन माने क्वांटिटी बढ़ जाना, क्षेत्रफल बढ़ जाना, है ना। अब एक प्रॉपर्टी तुमने मोर्गेज कर गई, वही नदी के किनारे वाला एग्जाम्पल। अब नदी उतरी तो उसमें एक्सेशन हो गया और तुम हमें मोर्गेज कर गए हो 2 बीघा, और 2 बीघा मोर्गेज नदी के किनारे की थी। अब नदी उतर गई तो वो 2.5 बीघा हो गई। अब तो हमारे पास आए कि आधा बीघा वापस करो, हमने तो 2 ही बीघा तुमको मोर्गेज करी। नहीं, एक्सेस पार्ट जितना भी है ना, वो अगर 1 एकड़ से कम है तो रहेगा तो वो मोर्गेज ही गई पार्ट। बस 1 एकड़ से कम है तो उसका रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा, और 1 एकड़ से ज्यादा है तो उसका रेवेन्यू, राजस्व उस पे। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इतनी बड़ी सेक्शन होगी शायद, इलस्ट्रेशन तुम पढ़ते रहना। वही वाले जो आपने बताया। ये जो सेक्शन 69 है सर, अगर मतलब अगर रिसीवर बैठा रहा है मॉर्गेजी तो सर सर ये यूजुफ्रैक्चुअली जैसे ही तो काम कर रहा है पूरा जो रिसीवर है। क्यों यूजुफ्रैक्चुअली जैसा काम क्यों कर रहा है? पोजेशन थोड़ी दिया है हमने मोर्गेज, लेकिन जब रिसीवर अपॉइंट करेंगे तो रिसीवर को पोजेशन, वही तो कह रहा हूं। लेकिन रिसीवर इज नॉट अ मोर्गेज, he would act like a mortgage, he would act like a mortgage, but he is not mortgage,
ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नहीं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोर्गेज। नियुक्त किया है बंधकदार ने, लेकिन एजेंट समझा जाएगा वो बंधककर्ता का। उसके गलत कार्यों के लिए मोर्गेजर लायबल होगा, मोर्गेजी लायबल। इज दैट क्लियर? Section 71 renewal of mortgage lease. मोर्गेज। अब आ जाए, एक प्रॉपर्टी हमें लीज पे मिली, 20 साल की लीज, 10 साल हमने यूज कर ली। इसके बाद 10 साल का जो मेरा उसमें राइट टू यूज बचा हुआ था, लीज में क्या मिलता है? 20 साल के लिए मुझे राइट टू यूज मिला, मतलब लीज मिली, 10 साल मैंने उपयोग कर ली, अभी 10 साल हमारे और बचे हैं, काहे के? राइट टू यूज के। वो 10 साल मैंने उठाए अनूप को मोर्गेज कर दिया। ठीक है, क्लियर? अब अनूप के पास 10 साल रह गई, लेकिन अनूप का पूरा पैसा वसूल नहीं हुआ। अब अनूप क्या करे? अनूप ने हमसे कही मोर्गेजर से, साहब ये लीज एक्सपायर हो रही है, आप इसे रिन्यू करा दो, नहीं तो हमारा पैसा वसूल अभी हो नहीं पाया है। अब मोर्गेजर काय को कराने लगा? हालांकि भला आदमी होगा तो रिन्यू करा के दे देगा, लो साहब, लेकिन वो आनाकानी कर गया। बात करना ना, हम ओनर है प्रॉपर्टी के, ना कुछ है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आदमी बदमाश तो हिंदुस्तान का है ही ना। हाँ, मतलब वो अपनी दोनों, सामने वाले की दोनों फोड़वाने के चक्कर में वो अपनी एक फोड़वा लेगा। हिंदुस्तान का आदमी इतना कर रहा है, हमारी एक खोद दो, लेकिन सामने वाले की दोनों खोदने पड़ेंगे, तो वो अपनी एक फोड़वा लेगा। हिंदुस्तान का आदमी इस लेवल पे है। पता नहीं दुनिया में कहीं इतनी एरोगेंसी नहीं देखी जाती जितनी इस नॉर्थ इंडिया के लोगों में एरोगेंसी देखी जाती, वो भी खास करके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। यहाँ का आदमी पता नहीं किस दुनिया में रहता है। हाँ, वो ने टक्कर उसका हैंडल हो गया, लग गया यार, ठीक है, वो सॉरी बोल गया बेचारा। उन्हें सॉरी पसंद नहीं ना, थप्पड़ पे एक थप्पड़ तो खा ही जाए, बदलो तो हो जाए, पीर हो रही है हमारे, तो इतनी पीर तुम्हारे वैसे ही नहीं। हिंदुस्तान का वी द पीपुल ऑफ नीदर इन द पास्ट नॉर इन फ्यूचर। ऐसी क्रीड आपको कोई मिलेगी नहीं जहाँ लिखा हो कि यहाँ पेशाब करना मना है। वहीं खड़े मिलेंगे तो पढ़ रहे होंगे ऊपर। ऐसा तो आदमी है यहाँ का। तुम एक पर्दा टांग दो, ये गैलरी भी टांग दो बीच में, तो वहाँ पे लिख दो अंदर झांकना मना है। भाई साहब, हर आदमी जो ऊपर आएगा वो प्रयास करेगा कि है क्या, वो फॉलो नहीं करेगा कि झांकना मना है तो लौट जाएंगे। नहीं मना ही है तो कोई बात नहीं, काय के लिए मना है, जो तुम देख ले, काय के लिए मना है। ज्यादा मतलब बहुत ब्रिलियंट क्रीड है हम दुनिया की। अरे कहते ही है हिंदुस्तानी दुनिया से सबसे अलग सोचते हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ, जहाँ से दुनिया सोचना बंद करती है हिंदुस्तानी वहां से शुरू करते। जब दुनिया की सोचना बंद, वहां से अब हम शुरू हैं। तभी हमारे यहाँ एक शब्द निकला है जुगाड़। अब तुम तो हो गई, सब होगा, नहीं हो पाई, अब देखो है जुगाड़। चलो 70 हो गया, 71 भी हो गया। सेक्शन 72 10 साल का होगा। हाँ हाँ,
10 साल के लिए हो गए। अब क्या हुआ कि मोर्गेजी के पास पोजेशन चला गया 10 साल के लिए। उसने 10 साल उसकी इनकम से अपनी मोर्गेज मनी लेना शुरू किया। अब 10 साल जो बचे हुए थे लीज के वो निकल गए और मोर्गेजी की मोर्गेज मनी उसके पास आई नहीं। उसने मोर्गेजर को नोटिस दिया कि भाई साहब मेरा पैसा अभी पूरा वसूल हुआ नहीं है, इसलिए आप इस लीज का रिन्यूअल कराएं। तो लीज रिन्यू हो जाएगी तो पोजेशन हमारे पास और बना रहेगा, तो हमारा पैसा उससे वसूल हो जाएगा। मोर्गेजर हिंदुस्तानी था, इंडियन था। बोले हम क्यों कराएं, हम क्यों कराएं, तुम जानो तुम्हारा काम तुम्हें मालूम थी ना 10 साल है, तो करो, हम क्यों कराएं। नहीं, तुम नहीं कराओगे तो मोर्गेजी खुद जाकर रिन्यूअल करा लेगा, ठीक है। और रिन्यू कराने के बाद मान लो 10 साल के लिए रिन्यू और हो, है ना, तो फिर वो उसकी इनकम को और रिन्यूअल में जो खर्चा हुआ है वो मोर्गेज मनी में ऐड कर देगा और फिर प्रॉपर्टी की इनकम से वसूल करेगा। अब मान लो 10 साल के लिए और रिन्यू हो गई और मोर्गेजी ने रिन्यू कराया और 5 साल उसने और कब्जे में रखा और उसका पूरा पैसा वसूल। अभी 5 साल की लीज और बकाया है। मोर्गेजर को इसका फायदा मिला कि नहीं मिला रिडेम्पशन पे? हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है? 10 साल के लिए रिन्यू कराई और 5 साल में पूरा पैसा वसूल। अभी भी 5 साल बचे हैं। अब ये रिडीम करेगा किसको? मोर्गेजर को, उसको लेजर को ना, जिसने तुम्हें मोर्गेज की। तो रिडेम्पशन पर उस रिन्यूअल का फायदा किसे मिला? किसको मिला? जब रिडीम हो गई प्रॉपर्टी, 10 साल पहले रखी कब्जे में, पैसा वसूल नहीं हुआ, रिन्यू कराने गया, रिन्यूअल पे खर्चा हुआ और रेंट भी थोड़ा बढ़ गया, तो वो सब चुकाने के बाद भी 5 साल में मोर्गेजी का पूरा पैसा वसूल। अभी भी लीज का पीरियड कितना बचाएगा नहीं। ये फायदा किसको मिला? मोर्गेजर को। अब बचे हुए 5 साल मोर्गेजर से और तो रिन्यूअल पर किसको बेनिफिट मिला? मोर्गेज। ठीक है, पढ़ लो एक बार। डायरेक्ट लेकर बैठने का अब हम यही है, अब हम तुम्हें बताते चलेंगे और तुम पढ़ते चलो। ऐसे ऑनलाइन बैठे लोग भी डायरेक्ट लेकर बैठेंगे। कितने लोग हैं टोटल? 46। हाँ वही ऊपर नीचे होते हैं, 50 तक पहुँच गए थे। चलो हो गया सेक्शन, आगे बोलो। Section 72 Rights of Mortgagee in Possession. कौन सा मोर्गेज है जिसमें मोर्गेजी के पास पोजेशन होता है? मैंडेटरी, अनिवार्य रूप से किस बंधक में बंधकदार का कब्जा होता है? वो, ठीक है। अब तुम भोबंधक में हो और तुम मोर्गेजी, तो प्रॉपर्टी की इनकम से ही तो तुम पैसा वसूल कर रहे हो। फ्रक्चुअली मोर्गेज बताया था ना कि मोर्गेजर मोर्गेजी को पोजेशन दे देता है प्रॉपर्टी का और पैसे ले लेता है और ये कहता है कि साहब जब तक आपके पैसे ब्याज सहित वापस ना हो जाए तब तक आप इस प्रॉपर्टी का कब्जा रखिए और इसकी इनकम से पैसा वसूल करते जाइए। जब आपका पूरा पैसा हो जाए तो मेरा पोजेशन मुझे वापस कर देना। अब सवाल ये कि मोर्गेजी का पोजेशन एग्रीकल्चरल लैंड, रेवेन्यू कौन पे करेगा? मोर्गेजी उस प्रॉपर्टी की इनकम से। अब इनकम कौन ले रहा है? मोर्गेजी, क्योंकि पोजेशन उसी के पास है। तो जितने भी गवर्नमेंट के ड्यूज हैं, टैक्स वगैरह, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रेवेन्यू, जो कुछ भी है वो सब मोर्गेजी पे।
ठीक है, और मोर्गेजी सब पे करने के बाद जितना गवर्नमेंट का पैसा है, फिर जो इनकम बची है उसमें से पहले ब्याज काटेगा, फिर भी कुछ बचा है तो मूलधन, और जिस दिन उसका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा उस दिन वो पोजीशन मोर्गेज को वापस कर देगा और हिसाब से पढ़ना चाहिए। A mortgagee may spend such money as it कितना पैसा खर्च कर सकता है, पढ़ो। for the prevention of mortgage property from destruction, forfeiture or sale. अब मान लो कोर्ट की कोई डिक्री आ गई और वो उसी प्रॉपर्टी पर एग्जीक्यूट होने आ गई जो तुम्हारे पास मोर्गेज है। अब अगर कोर्ट की डिक्री एग्जीक्यूट हो गई तो तुम्हारे पास से सिक्योरिटी चली गई, चली जाएगी कि नहीं? तो तुमने क्या किया, कोर्ट का डिक्री का अमाउंट खुद पे कर दिया, और जितना डिग्री का अमाउंट तुमने कोर्ट का पे किया है उसे कहाँ जोड़ दो, मोर्गेज मनी में। 10 लाख के लिए मोर्गेज थी, 5 लाख रुपए की कोर्ट की डिग्री थी। अब हम क्या करें, 5 लाख की डिग्री के लिए कोर्ट बैल बिकवाई देता है, हमारे पैसे तो रह जाएंगे। तो हमने क्या किया कि अपना पोजीशन बचाने के लिए, यद्यपि कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, कोर्ट 5 लाख की वसूली के लिए अगर प्रॉपर्टी बेचेगा भी तो जब उसे ये बताएंगे हम खड़े होकर कि साहब मोर्गेज ही हमारा 10 लाख रुपया है, तो वो डिग्री होल्डर के 5 लाख बाद में मिलेंगे, पहले तो हर हाल में मोर्गेजी प्रायोरिटी में है। लेकिन फिर भी यह एक रास्ता दिया हुआ है, एक वे दिया हुआ है कि कैसे, कि 10 लाख के लिए मेरे पास मोर्गेज है, 5 लाख रुपए कोर्ट की डिग्री के प्रॉपर्टी है, 30-35 लाख की प्रॉपर्टी है। तो अब कोर्ट तो 5 लाख के लिए बिकवा देगा ना उसको। जब कोर्ट बिकवाएगा तो डिग्री में बिकवाने से पहले वो मोर्गेजी का पैसा दिलवाएगा, क्योंकि मोर्गेजी प्रायोरिटी में है। ध्यान रखें, मैं थोड़ा टेक्निकल बात करता हूँ, मोर्गेजी को पहले मिलेगा पैसा, डिग्री होल्डर को बचने पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि मोर्गेजी को प्रॉपर्टी में राइट दिया गया, जबकि मनी डिग्री के होल्डर को प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं था, जबकि मोर्गेजी को तो प्रॉपर्टी में राइट होता है। मोर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन ए मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मोर्गेजी के पास तो प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है, जबकि मनी डिग्री होल्डर के पास प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट थोड़ा ही है, उसे तो सिर्फ अपना पैसा चाहिए, वो मिल रहा है। तो अगर अब 5 लाख की डिग्री आ गई, हमारे पास यूजुफ्रुक्चुअरी मोर्गेज है 10 लाख रुपए के लिए, अगर कल को कोर्ट बेच देगा तो हम अपना पैसा कैसे वसूल करेंगे? तो हमने क्या किया कि वो 5 लाख रुपए डिग्री वाले भी पे कर दिए कोर्ट को। तो ये 5 लाख रुपए जो हमने पे किए हैं वो विद इंटरेस्ट हम मोर्गेज मनी में टैग नहीं कर देंगे, हैं, जोड़ नहीं देंगे, और प्रॉपर्टी की इनकम से वसूल नहीं कर लेंगे, तो कर लेंगे। यही लिखा है, पढ़ो जरा। For supporting the mortgagor's title to the हाँ, property. अब मान लो मोर्गेज हमें करेंगे, अब एक एक्स ने आकर उसी प्रॉपर्टी पर अपना दावा किया कि ये प्रॉपर्टी तो हमारी है। मोर्गेजी ने मोर्गेजर से कहा कि भाई साहब ये दावा आ गया है, आप इसमें खड़े हो और मुकदमा लड़ो और अपने टाइटल को बचाओ, क्योंकि मोर्गेजर अपना टाइटल बचाएगा तभी मोर्गेजी का ना बचेगा। अब मान लो मोर्गेजर ने क्या होगा करना, होगा मुकदमा, हम नहीं जा रहे, तुम नहीं जा रहे, मोर्गेजी मर जाएगा। तो मोर्गेजी ने फिर खुद उस मुकदमे में खड़े होकर प्रॉपर्टी को डिफेंड किया, खुद खड़े होकर मोर्गेजर की जगह पर खुद खड़ा हुआ, वकील खड़ा किया, डिफेंड किया, जितना खर्चा उसका हुआ मोर्गेजी का और ब्याज सहित मोर्गेज मनी में जोड़कर मोर्गेजर से मुकदमा लड़ने में जो खर्चा हुआ, वकील की फीस है, कोर्ट फीस लगी होगी, टाइपिंग का खर्चा लगा होगा, जब आप दावा टाइप कराया होगा, तो ये सब पैसा किसको देना चाहिए कायदे से? मोर्गेजर। लेकिन वो नहीं दे रहा है। अब अगर वो नहीं दे रहा है तो कोर्ट वैल प्रॉपर्टी से वसूल करे लेता है, और प्रॉपर्टी से वसूल करेगा तो हमारे पास मोर्गेज है प्रॉपर्टी, तो लॉस हमें होने की संभावना है कि नहीं? तो हमने क्या किया, कोर्ट का सारा पैसा चुका, तो जो हमने चुकाया है वो हम मोर्गेज मनी में
ऐड कर देंगे और उस प्रॉपर्टी की इनकम से वो पैसा भी वसूल करेंगे। ये यूज़ुफ्रुक्चुअरी मॉर्गेज की बात है। For making his own title thereto good against the mortgagor and हाँ, अब मोर्गेजी का प्रॉपर्टी में टाइटल होता है, हाउएवर लिमिटेड टाइटल में भी, बट देयर इज अ टाइटल। बंधक संपत्ति में बंधकदार का अधिकार होता है, चाहे जितना छोटा हो, और बंधकदार मोर्गेजी अपने इस अधिकार को सुरक्षित करने के लिए जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। उसका अधिकार, उसका राइट एडवर्सली अफेक्ट नहीं होना चाहिए, प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है? when the mortgage property is renewable, lease sold for the renewal of the lease. अब मान लो जो प्रॉपर्टी हमने तुमको मोर्गेज की है ना, और वो हमें लीज पे मिली थी, इधर लीज एक्सपायर हो गई, मोर्गेजी ने मोर्गेजर से कहा भाई साहब रिन्यूअल करा दो ना लीज का, इससे हम बच जाएं। मोर्गेजर काय को रिन्यू कराने लगा, उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है हम करा देंगे, वो नहीं करा रहा, तो मोर्गेजी खुद रिन्यू कराएगा जाके, रिन्यू कराने पर जो नया रेंट फिक्स होगा वो मोर्गेजी पे करेगा, रिन्यूअल का खर्चा मोर्गेजी पे करेगा, ठीक है, और ये सब काय में जोड़ देगा? मोर्गेज मनी में। और किससे वसूल कर लेगा? प्रॉपर्टी की इनकम से। भोगबंधक है ना। अरे यही तो गलतियां हैं छोटी छोटी, है भोगबंधक है ना, ठीक है। And may in the absence of contract to the contrary add such money to the principal money at the rate of interest payable on the principal and where no such रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? जो खर्चा किया है, जो मूलधन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो उसने खर्चा किया है टैक्स वगैरह पे किए उस पर भी तो ब्याज लेगा। वो ब्याज किस दर से लेगा? बोले जो मोर्गेज की ब्याज दर है, 9%। बंधक की ब्याज दर है, वही खर्चे पे जाए। अगर 2% मूलधन की थी तो जो खर्चा किया है उसने उस पर भी 2%, और अगर डिसाइड ना हो तो 9%, मतलब पौन टका है, 75 पैसे पौन टका है, टका माने 1 रुपया है, बांग्लादेश में टका बोलते, अपने यहाँ भी बोलते, यहीं से कहिए टके भर का है, 2 टके का है, 2 टके का। टका हमारे यहाँ बंद हो गया है, बांग्लादेश में चलता है, वहाँ टका ही बोलते है ना, अपने यहाँ रुपया बोलते, रुपी है, वहाँ टका है, टके भर की औकात नहीं है। हाँ भाषा है कि नहीं हमारी, हमें मालूम नहीं था टका क्या होता है, मालूम अब मालूम कि टका क्या होता है। एक जमाने की मुद्रा है ये टका। कभी कभी मुद्रा का इतिहास पढ़िए कि कॉइनेज और रुपीस कहाँ से शुरू हुए, कैसे शुरू। नहीं हमारे यहाँ तो बार्टर सिस्टम था, आज भी गाँव में चले जाओ, एक तो बाजरा ले जाओ, एक आइसक्रीम ले आओ, याद है? हम ननियाल जाते थे, आइसक्रीम वाला आया, नानी आइसक्रीम वाला आ गया, नानी के बल्ले जाए ये आवाज तो 2 मुट्ठी बल्लो, एक तो भाई दे दो माने का आइसक्रीम। तब आइसक्रीम नहीं आती, बर्फ आती। आइसक्रीम कब आने लगी? पहले बर्फ खाते भाई, बर्फ वाला। हाँ ठीक है, हो गया सेक्शन। क्या रह गया? Provided that the expenditure of the money, provided that the expenditure of the money by the mortgagee under clause B or clause C shall
not be deemed to be necessary unless the mortgagor has been called upon and हाँ, जो खर्चा आपने किया है ये जरूरी नहीं माना जाएगा। ये तब जरूरी माना जाएगा कि पहले आपने मोर्गेजर को नोटिस दिया कि ये खर्चा करो। अब तुम्हारे नोटिस के बाद भी मोर्गेजर वो खर्चा नहीं कर रहा है, लीज को रिन्यू नहीं करा रहा है, अब हम तो मरे। अगर वो लीज को रिन्यू नहीं कराएगा, हमारे तो पैसे बचे हुए हैं अभी, वो कैसे वसूल होंगे? इस केस में फिर अगर मोर्गेजर नहीं कराता है, जबकि ड्यूटी मोर्गेजर की थी लेकिन वो नहीं कराता है, तो मोर्गेजी करा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, मोर्गेजी जबरदस्ती कुछ नहीं कराएगा। हाँ, ये ध्यान रखें। यूजू फ्रुक्चुरी मोर्गेज में जैसे मकान हम तुम्हें मोर्गेज कर गए, अब तुमने कहा हमें यूज करेंगे और हर महीने 10,000 रुपये हम मोर्गेज मनी में डाल देंगे। अब तुम अपने रहने के लिए तुमने उसमें बढ़िया, हमारी लाइट फिटिंग अच्छी नहीं लगी तुम्हें, तुमने पूरी उखड़वाई दी, वो अपनी लाइट अपने हिसाब से लाइट फिटिंग कराई। तुम्हें पेंट अच्छा नहीं लगा, तुमने सब साफ करा के अपनी मर्जी का पेंट कराया। तो भाई साहब ये आवश्यक खर्चे, आवश्यक खर्चे, नेसेसरी एक्सपेंसेस अगर मोर्गेजर को करना थे और वो नहीं करता है तो मोर्गेजी कर सकता है और उसमें खर्च हुआ पैसा मोर्गेज मनी में जोड़कर मोर्गेजर से वसूल कर सकता है। यही है क्या? where the property is by the nature insurable. हाँ, अगर प्रॉपर्टी का नेचर ऐसा है कि उसका इंश्योरेंस कराना जरूरी है तो फिर मोर्गेजी उस प्रॉपर्टी की इनकम से उसका इंश्योरेंस भी। The mortgagee may also, in the absence of contract to the contrary, हाँ, अगर लिखा है मोर्गेजर ने कि हमें ही कराएंगे तो फिर मोर्गेजर कराए, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो मोर्गेजी खुद भी उस काम को कर सकता है। and keep insured against loss or damage by fire the whole and part of such property, and the premium paid for such insurance shall be added to the principal. ठीक है, अगर मोर्गेजी ने बीमा कराया तो बीमा कराने में खर्चा हुआ, बीमा की किस्त देनी पड़ी, कौन देगा? मोर्गेजी। जो रिन्यूअल वही करा रहा है, लेकिन वो करा किसके लिए रहा है? अपने लिए, मोर्गेजर के लिए। तो जो इंश्योरेंस उसने रिन्यू कराया उसमें जो खर्चा हुआ और पैसे जितने ज़्यादा लग गए वो सारे के सारे क्या करेगा? मोर्गेज मनी में जोड़ देगा, ऐड कर देगा और मोर्गेजर से है। आगे बोलो। और फिर वो ऊपर वाली बात लिखी 9% वाली जो टैक्स नहीं। हाँ, वो जो खर्चा किया है उस पर ब्याज भी, जो खर्चा किया उस पर ब्याज भी। तो ब्याज किस दर से? नहीं, पहले मोर्गेज पे किस दर से? मोर्गेज पे था 12% तो 12%, मोर्गेज पे था 6% तो 6%, लेकिन मोर्गेज पर कितना इंटरेस्ट था ये डीड में कहीं लिखा ही नहीं। तब यहाँ खर्चे पर कितना इंटरेस्ट? 9%। But the amount of such insurance shall be exceed the amount specified in such behalf in the mortgage deed, or if अगर मोर्गेज डीड में ये फिक्स है कि इतने का बीमा होगा तो आप उससे ज़्यादा का बीमा नहीं करें। अगर आप कराते हैं तो ये आपकी इच्छा पर है। मोर्गेजर उतना ही पैसा देगा जितना उसमें डीड में लिखा है, इतने का आप बीमा करें तो उतने का ही बीमा होगा। इससे ज़्यादा का बीमा अगर मोर्गेजी कराता है तो जो एक्सेस अमाउंट है वो मोर्गेजी खुद झेलेगा, हमें उससे कोई लेना देना। मोर्गेजर ने जो बताया था एक्सपेंसेस वो एक फिक्स थे कि इतने आप बीमा में कराए। अब बीमा कराना था प्रॉपर्टी का 10 लाख का, तुम कराए 20 लाख का, तो अतिरिक्त 10 लाख का मोर्गेजर ने कहा था तुमसे क्या? नहीं, तो अतिरिक्त 10 लाख का जो बीमा कराया उसका पैसा मोर्गेजर तुमको क्यों दे? वो तो जितना उसने कहा था उतने का बीमा कराया, उस पर उसको ब्याज देगा, पैसे देगा मोर्गेज उसके इंश्योरेंस के और उस पर ब्याज देगा। ठीक है? if no such amount is
therein specified 2/3 of the amount हाँ, अब डीड में अमाउंट लिखा ही नहीं है कि कितने का बीमा करना है, तो कितने का, प्रॉपर्टी की वैल्यू के 2/3। nothing in this section shall be deemed हाँ, अब अगर मोर्गेजर ने पहले ही बीमा करा के तुम्हें प्रॉपर्टी दी है तो क्या तुम दोबारा बीमा कराओगे उसका? ऐसे ही nothing in this section shall be deemed to authorize the mortgagee to insure when the insurance of the property is kept up by or on behalf of mortgagor to the amount in which the mortgagee is hereby authorized to insure. जब मोर्गेजर तुम्हें खुद ही इंश्योर करा के दे रहा है तो तुम दोबारा इंश्योरेंस कराओगे? अरे यार ऐसा थोड़ी होता है। तो इसमें बहुत सारे ओटी हैं कि इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीमा प्रॉपर्टी की वैल्यू के कितने तक का करेगा? 2/3। अगर 1 लाख की प्रॉपर्टी है तो 66,500 रुपए का बीमा करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया सर? चलो अब कल बताएंगे। पढ़ने दूसरे के पढ़ने में ही आराम है। हम पढ़ाते हैं तो एक बार बार रिपीट करने के लिए, जिससे कि तुम्हें याद रहे, लेकिन अब तुम पढ़ो और हम इंटरप्रिटेशन करें। एक माइक तुम लगाए लो, एक में लगा आओ एक माइक तुम लगाए लो, या बंद कर दो, लाइव बंद कर दो।